सभी को नमस्कार। मेरा नाम है अजय चौधरी और DSSP TGT की वैकेंसी आ चुकी है और मैथ्स वाले सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पोस्टें आई हैं। तो इससे बेहतर और इससे शानदार पोस्टिंग नहीं हो सकती। अगर आप दिल्ली के आसपास और दिल्ली के रहने वाले हो तो इससे बढ़िया वैकेंसी क्या ही हो सकती है। तो यहाँ पे आपके पास में इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले तो जो आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, यहाँ पे जाके DSSP की वेबसाइट से। और यहाँ पे आपके पास में ओपनिंग फॉर डेट सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू हो जाएगा, 9/10/2025 मतलब 9 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। और जो क्लोजिंग डेट है वो 7/11/2025 मतलब 7 नवंबर 2025 इसकी क्लोजिंग डेट है। आपको इस बात में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। तो आपके पास में एक ये वाला और ये वाला दोनों में चीज़ों में कंफर्मेशन, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आज ही इसका नोटिफिकेशन आया और सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका डिटेल सिलेबस और क्या क्या चीज़ें हैं एकदम सेपरेशन करके मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। आपके पास में दूसरी चीज़ मैं आपको और बता देता हूं। द डिटेल रीडिंग नेम द पोस्ट और पोस्टल कोड। अच्छा, इसका देखो मैथ्स की जो पोस्टल वैकेंसी पोस्टल कोड है, मैं मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं तो आप उसके बारे में देख लेना। बाकी का डिटेल नोटिफिकेशन आप हमारे टीचिंग अड्डा के चैनल पे जाके देख लेना सारे सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे आपके पास में मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ बेसिकली मैथ्स के लिए डिस्कशन कर रहा हूँ। और मैथ्स में आपके पास में जो पोस्टल कोड है आपके पास में 55/25 है। ठीक है, डिपार्टमेंट नाम आपके पास में रहा टीचिंग ग्रेड टीचर मैथमेटिक्स। मेल और फीमेल की वैकेंसी का जिक्र इसमें अलग अलग किया हुआ है। तो मेल की जो वैकेंसी आपके पास में आर नंबर रोल नंबर आपके पास में इस तरीके से आएंगे। डेट 13/9/2025 को आ जाएंगे। इसमें जो UR मतलब आपके पास में जनरल की वैकेंसी है वो 319 है। जनरल कैटेगरी की वैकेंसी 319 है। OBC की वैकेंसी 158 और SC कैंडिडेट है उनकी 127 और ST कैंडिडेट है 34। EWS की 106। टोटल 744 पोस्टें हैं, 744 पोस्टें हैं। कैटेगरी A, B, C और इसमें आपके पास में D और E आपके पास में PWD आपके पास में इंक्लूडेड है। कोई दिक्कत परेशानी? ये आपके पास में PWD कैंडिडेट के लिए ये सारी चीज़ें नीचे दी गई है, ये आप लोगों को पढ़ लेना। डिटेल नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। अगले वाली बात में आपके पास में जो मैथ्स के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो ये दी हुई है वो क्वालिफिकेशन आपके पास में होनी चाहिए। आपके पास में क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सब लोगों को दिख रही होगी आपके पास में, ये बैचलर डिग्री इन कॉन्क्रीट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। सबसे पहले मैथ्स की वैकेंसी के लिए आपके पास में मैथ्स से कोर सब्जेक्ट होना चाहिए, उसी से आपकी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है ना, उसके अलावा बाकी की बाद में होनी चाहिए ना। यहाँ पे आपके पास में और एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, ये देखने योग्य बातें हैं। ठीक है ना, और वो यूनिवर्सिटी UGC अप्रूव्ड होनी चाहिए। ठीक है ना आपके पास में। और सब्जेक्ट शुड हैव बीन स्टडी फॉर एटलीस्ट 2 ईयर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? आगे और आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में मैथमेटिक्स से, और किसी मतलब UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके पास में मास्टर डिग्री तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। या फिर इसके अलावा कोई इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कोर्स होना चाहिए जो 4 साल का है। ठीक है ना, कोर्स डिग्री या फिर आपके पास में BSc B.Ed BBA मतलब BA वो वाला 4 साल का कोर्स होना चाहिए। ठीक है ना, NCT से इंस्टीट्यूट से रिकग्नाइजेशन करना चाहिए आपके पास में। दूसरा आपके पास में B.Ed होना चाहिए या 3 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होना चाहिए आपके पास में। वो UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ये बार बार बताने की कोई दिक्कत नहीं। पास इन द सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब देखो इसमें और नहीं है भाई, है ना, आपके पास में ये 2 वाला, ये आपके पास में इन दोनों में से कोई चल जाएगा। जैसे ये हो जाएगा या ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में ये चल जाएंगे, इनमें से कोई एक हो। पॉइंट नंबर 2 में ये होना ही होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 में आपके पास में CTET आपके पास में होनी चाहिए, CBSE वाली। अब आपके पास में ये मैंने आपको बता ही दिया कि आपके पास में मैथ्स से ही होना चाहिए, मैथ्स वाला विद्यार्थी एप्लीकेशन कर सकता है। अगर आपके पास में इसके पैरेलल कोई और डिग्री है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो DSSB या इसके साथ में जो भी चीज़ है अगर आप रिटर्न में लिख के देते हो तो वो उसके बारे में सोच लेंगे। ठीक है, ये बात में आपको कोई क्लियर दिक्कत परेशानी नहीं है। अगले वाली बात में आपके पास में एक्सपीरियंस के बारे में इसने बोला कि कोई दिक्कत नहीं चलेगा। पे स्केल, इससे बढ़िया पे स्केल होगी नहीं। ये पे लेवल 7th की बात है और ग्रुप B की वैकेंसी और
सर्विस नॉन मिनिस्ट्री और नॉन गजेटेड पोस्ट है, ठीक है। तो इससे अच्छी वैकेंसी क्या होगी, और पे लेवल 8 लगेगा तो फिर उसमें और ज़्यादा सैलरी हाइक होगी। और आपके पास में जो एज लिमिट है वो नॉट एक्सेप्ट 30 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, अगर वो किसी कैटेगरी में आता है, ओबीसी में, एसटी में, तो उसमें रिलैक्सेशन है 5 ईयर, और आपके पास में 7 ईयर भी है जो कैटेगरीज हैं SC ST वगैरह उनमें ना। तो यहाँ पे आपके पास में 5 साल का और 7 साल का कैटेगरी के हिसाब से आपके पास में एज वाला है, ठीक है। और आपके पास में ये सारी चीज़ें हैं। अगले वाली बात पे चल लेते हैं। और अब फीमेल के लिए भी सेम चीज़ें होंगी। ये अभी तक मैं मेल का डिस्कशन कर रहा था, अभी फीमेल के लिए आपके पास में, फीमेल के लिए जो जनरल कैटेगरी की 194, ओबीसी में 116 और SC में 1, ST में कोई पोस्ट नहीं, यहाँ पे EWS में 65 है, टोटल 376 है। मतलब आपके पास में 744 पोस्ट वो और 376 पोस्ट ये, टोटल कितनी होगी आपके पास में 0, 7 4 11 और 1 12, मतलब आपके पास में 1120 पोस्टें टोटल मैथ्स के इसमें है, सेगमेंट में। अब इससे अब टोटल वैकेंसी आपके पास में 5300 कुछ आई है, उनमें से मैथ्स में ही इतनी वैकेंसी है, तो अब इससे बढ़िया और क्या ही हो सकता है आपके लिए, मैथ्स के स्टूडेंटों के लिए, ठीक है ना। मतलब मैथ्स की हर जगह जरूरत होती है, ये बात तो आप लोगों ने देखी। ये सारी वैकेंसी अलग अलग कैटेगरी वाइज है, डिफाइन की गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम एज इट इज, जो आपके पास में मेल के लिए वही आपके पास में फीमेल के लिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ी ना बदल जाएगी आपके पास में। सारी की सारी चीजें ध्यान रखने, 50% पे ध्यान रखना, ये तीनों में से कोई एक होनी चाहिए और ये होनी चाहिए दोनों, मतलब ये तीनों होनी चाहिए, इन तीन में से कोई एक और फिर ये दोनों। अगले वाली बात पे आपके पास में वही सैलरी स्केल और एज लिमिट कैटेगरी के हिसाब से आपको मिलती रहेगी। वो डिटेल नोटिफिकेशन में आप लोगों को पता चल जाएगा, और डिटेल नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा, ठीक है ना, और कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। और आपके पास में जो ये TGT मैथ्स का सिलेबस मैंने ब्रेक डाउन किया NCERT क्लास 11th और 12th के हिसाब से, पूरा सिलेबस दे रखा था, मैंने इसको ब्रेक डाउन कर लिया 11th और 12th के पार्ट में ना। तो इस बात को समझने की कोशिश करना, पढ़ना तो हमको सारा ही है, 11 12 तो पूरी की पूरी पढ़नी है। और मैं जो सिलेबस डिस्कशन करूंगा, मैं पहले 11th फिर 12th और फिर ग्रेजुएशन के ऊपर ही बातें करूंगा, जब भी अपन पेड क्लास में बातें करेंगे या यूट्यूब की क्लास पे बातें करेंगे। लेकिन जो कोर सिलेबस है वो मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूं, क्योंकि जब तक 11th और 12th नहीं आएगा, ग्रेजुएशन वाला सिलेबस आपको आएगा नहीं, पता नहीं चलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, या समझ नहीं आएगा, ऊपर से चला जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में बेसिकली क्लास 11th की NCERT का जो सिलेबस है वो क्या है आपके पास में, टॉपिक थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। अच्छा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन अगर समझ में आएगा तब जाके ग्रुप थ्योरी समझ में आएगा, जो ग्रेजुएशन वाले पार्ट का सिलेबस है, ठीक है ना, अबेलियन ग्रुप वाला वो वाला ना, तो वो तभी समझ आएगा जब ये वाला समझ आएगा। तो आपके पास में आप समझ पा रहे हो ना, फिर सीक्वेंस इन R और इन्फिनिटी सीरीज, लिमिट ऑफ फंक्शन। अब लिमिट ऑफ फंक्शन अगर समझ में आएगा तभी आपके पास में 12th वाला पोर्शन समझ में आएगा। तो 11th में ये तीन ही पार्ट दिए हुए हैं, लेकिन अपन पढ़ेंगे सारा, ठीक है ना, पढ़ेंगे पूरा का पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे, क्योंकि जब मॉडुलस फंक्शन पता होगा, जब आपके पास में फ्रैक्शनल पार्ट पता होगा, जब लॉगरिथम पता होगा, तभी तो जाके 12th वाला सिलेबस डिस्कशन कर पाऊंगा मैं आपके पास में। तो ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर छोड़ेंगे, मतलब मेरा जो पढ़ाने का तरीका वो जीरो से एकदम, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आज से आपने कुछ नहीं पढ़ रखा, तो अगर आप मेरी क्लास में पढ़ोगे तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं, और मेरे 3-4 लेक्चर पढ़े भी होंगे अभी, ठीक है ना, इस चैनल के ऊपर, तो आप वहां पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो कि पढ़ाने का तरीका किस तरीके से। और बाकी क्लासेस तो हमारी DSSB को एकदम ओरिएंट करके, इसी को टारगेट करके यूट्यूब पे बहुत सारी क्लास आने वाली है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। और क्लास 12th का जो सिलेबस है वो डेरिवेटिव्स है और ग्राफिंग एंड एप्लीकेशन। अब आपके पास में जो डेरिवेटिव आएगा, अब ग्राफिक नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। अब आपके पास में मॉडुलस का आपको पता होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर का आपको पता होना चाहिए, आपके पास में GIF फंक्शन का आपका पता होना चाहिए, लॉगरिथम फंक्शन का आपको पता होना चाहिए। अगर इनका ग्राफ नहीं पता होगा तो फिर आप ये कैसे पढ़ोगे। तो आपको 11th में तो सारे चैप्टर लगभग करने हैं, चाहे थोड़ा बेसिक से पढ़ते हुए चल लेंगे हम लोग, ठीक है ना। फिर आपके पास में ग्राफिक एंड एप्लीकेशंस, वॉल्यूम एंड एरिया और सरफेस, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के हिसाब से अपन को चलना है। वेक्टर कैलकुलस एंड एप्लीकेशन के ऊपर इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले 3 रिलेशन होते हैं आपके पास में, ट्रांजिटिव होता है आपके पास में, ठीक है ना,
रिफ्लेक्सिव होता है आपके पास में, और उसके बाद में एक और होता है। अगर ये तीनों हो जाते हैं तो इक्विवेलेंस होता है। तो इक्विवेलेंस तो तभी समझ में आएगा ना आपके पास में जब वो तीन समझ में आएंगे, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और आइडेंटिकल वाला होना चाहिए। तो सब चीजें आपको पता होंगी तभी इक्विवेलेंस समझ आएगा, ठीक है ना। वेक्टर के बारे में आपको बता ही दिया। तो और अब आपके पास में रो फॉर्म और मैट्रिक्स एंड एप्लीकेशन के बारे में, तो 11th में भी कुछ पार्ट मैट्रिक्स के बारे में बेसिक डिस्कशन अपन करेंगे, तभी जाके ये वाला समझ आएगा आपको, ठीक है ना। वैसे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेट अपन पढ़ लेंगे। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन और मैथमेटिक मॉडलिंग, ये 12th का चैप्टर बहुत आसान है, कोई मुश्किल वाला चैप्टर नहीं। और उसके बाद में कंटिन्यूअस फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज। अब कंटिन्यूअस फंक्शन तभी समझ आएगा जब आपके पास में रिलेशन एंड फंक्शन समझ आएगा। अब रिलेशन एंड फंक्शन तो 11th का भी चैप्टर और 12th का भी चैप्टर है, मतलब। और फिर यहाँ पे आपके पास में 11th वाला जब समझेंगे तब 12th वाला समझेंगे। तो पूरा का पूरा एक एक चीजें अपन समझ लेंगे, ठीक है ना। और डेरिवेटिव एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में अपन डिस्कशन कर लेंगे। अब ये 11th 12th का इतना ही सिलेबस है, लेकिन ये एकदम पहाड़ जैसा है, आपको इससे डरना नहीं है। आपको इसकी चिंता मेरे ऊपर छोड़ देनी है। अपन YouTube के ऊपर और पेड क्लासेस के ऊपर पूरा का पूरा कवर करेंगे। ये बियॉन्ड एनसीईआरटी एडवांस और अंडर ग्रेजुएट लेवल, मतलब आपके पास में बीएससी और बीएससी ऑनर्स का जो सिलेबस है ये होता वही है। देखो बेसिक नंबर थ्योरी, बेसिक नंबर थ्योरी मतलब नंबर सिस्टम की ये बात कर रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। और आपके पास में रियल नंबर, आर प्रॉपर्टीज ऑफ, और आपके पास में टेलर थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। टेलर थ्योरम आपके पास में बेसिकली लिमिट में आ जाती है, लिमिट एंड फंक्शन पढ़ोगे तब वहां पे, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है ना। मल्टीवेरिएंट कैलकुलस, ऑल सब टॉपिक्स इसके अंदर आने चाहिए। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 12th में नहीं है, 12th में भी है ये, 12th में भी है ये, ठीक है ना, लेकिन वो छोटे लेवल पे। और यहाँ पे थोड़ा सा लेंथ ही दिया हुआ, तो फिर अपन को वहाँ 11th में भी पढ़ना पड़ेगा, 12th में भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब वो सब टॉपिक जिस भी सेगमेंट में होंगे वहाँ सब डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो अपर लेवल तक, मतलब अपना जो तरीका रहेगा वो 11th रहेगा, 12th रहेगा और फिर ग्रेजुएशन रहेगा, ठीक है ना। पहले 11th फिर 12th और फिर ग्रेजुएशन। ऐसा नहीं कि मिक्स कर देंगे, खिचड़ी कर देंगे ना, खिचड़ी में आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो सारी चीजें अपन अलग अलग डिस्कशन करेंगे। फिर रिमेन इंटीग्रल्स एंड सीरीज ऑफ फंक्शन होंगे। फिर रिंग थ्योरम होगा आपके पास में, लीनियर अलजेब्रा होगा, मैट्रिक्स स्पेस होगा, फिर ग्रुप थ्योरी होगा, फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होगा, फिर रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा सेकंड, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ठीक है ना। और ये आपके पास में रिंग थ्योरी अलजेब्रा सेकंड है, ठीक है ना। ये एक फर्स्ट ईयर में आता है, एक फाइनल ईयर में आता है, तो ये वाली सब बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे चैप्टर हैं। और अगर आप टीचिंग का किसी भी कैटेगरी में जाके, मतलब महापैक वगैरह कुछ भी लेना होता है, या फिर मैथ्स का कोई सिलेबस, मतलब मैथ्स का कोर्स लेना हो, या फिर टीजीटी पीजीटी में, या बिहार एस्टेट या यूपीएलटी ग्रेड का कोर्स लेना हो, तो आप मेरा कोड लगा देना YT37, तो इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये कोड लगा देना, ठीक है। अपन डिस्कशन करेंगे DSSB को अलग से यूट्यूब की क्लास होंगी प्रॉपर, ठीक है ना। और यूपीएलटी ग्रेड और बाकी के जो EMRS वाले भी ज़्यादा सोचे नहीं, उनकी भी क्लास हो जाएंगी। मैं पहले भी DSSB में, क्योंकि इसमें BSc का सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा डेराइव किया हुआ होता है TGT में, तो उसके ऊपर अपन बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे और इसका जो सिलेबस ओरिजिनल कॉपी होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये आप कहां से परचेज करोगे? आप अड्डा की वेबसाइट पे जाना, ठीक है। अड्डा की वेबसाइट पे जाना है आप लोगों को, अड्डा 247 पे, अगर मैं कर पाऊं तो यहाँ पे, ठीक है ना। अड्डा 247 पे जाना है और यहाँ पे, मतलब ये तो गड़बड़ कर दिया, मतलब इसने ना लॉगिन भी करना पड़ेगा कि इसमें, ये तो बहुत लफड़ा है। हाँ तो कोई बात नहीं, मैंने बिना लॉगिन किए हुए जाना है। और यहाँ पे आप लोगों को कोई भी कोर्स अगर बाइंग करना है, कोई भी, मतलब टीचिंग कैटेगरी का या फिर किसी का भी, तो मतलब आपको यहाँ बाइक पे जाना है। और उसके बाद में क्या करना आप लोगों को, हो जा भाई, मतलब इसमें नंबर मैंने डाले नहीं, पर कोई बात नहीं, जो भी है कर लेना। मतलब यहाँ पे जब भी आप परचेज करोगे किसी में भी, ये मैं कोई दूसरा कोर्स दिखा दिया हूँ, ठीक है ना। इसमें ओपन नहीं है शायद, मेरे को ओपन करना पड़ेगा ना। तो ओपन में तो फिर कैसे, जीमेल से ही कर लेंगे ओपन सीधा। इसी से कर लेते हैं ना, क्या पता हो जाए।
हो जाएगा क्या? चलो ठीक है, मतलब देख लेना, आप ले लेना ना, ठीक है भाई। बाकी अब आपको सबको परचेज करना ही आता है। हाँ, कोड आप जरूर ध्यान रखना, YT37 है ना, YT37 मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। और ये सारा मैंने एक डिफाइन करके लिख दिया सिलेबस पूरा का पूरा, ठीक है ना। आपके पास में YT और 37 आपको ध्यान रखना है, और इससे आप कोई भी कोर्स जाके खरीद लेना, यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके, आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, और एक अच्छे से सेशन के साथ अगली क्लास में या संडे मैराथन्स में मिलते हैं, और बेहतर तरीके से समझते हैं इस सिलेबस को, इस एंटायर सिलेबस में क्या क्या है और किस तरीके से क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी समझने के लिए, ठीक है। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर और लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में।